अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री की दुनिया पसंद है तो महबूब स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी का हिस्सा बनिए। निर्जन जगह पर खड़ा यह नया घर रात में जीवित हो उठता है। अंदर प्रवेश करने का मतलब है वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये घर दिन में सामान्य दिखता है, लेकिन रात में इमारत के पास पुराने पेड़ की टहनियां धीरे धीरे मुड़ रही हैं, जैसे उंगलियां हों। उस घर के नीचे फ्लैट में दो लड़के रहते थे। वे गेट के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। रोहन अचानक ऊपर की ओर देखता है। पेड़ लगता है थोड़ा हिल रहा है। जब वह यह किरण को बताता है तो वह हंसकर उड़ा देता है। अरे यार, रात में तेरा दिमाग खराब हो गया है। अचानक हवा रुक जाती है पूरी तरह। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पॉज दबा दिया हो। स्ट्रीट लाइट कांपती है। पेड़ की टहनियां अब नहीं हिल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी गिरने वाला है। पेड़ के नीचे एक छोटी परछाई, लड़की जैसी, पेड़ की टहनियों पर बैठी पैर लटकाए। रोहन अपनी आंखें सिकोड़ता है। इस बार वह निश्चित है दूसरी मंजिल की लड़की की परछाई पेड़ की टहनियों पर बैठी है। परछाई अचानक गायब हो जाती है। दोनों अब भयभीत हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता। वे निर्णय लेते हैं कि देखना होगा कि दूसरी मंजिल की लड़की घर में है या नहीं। कॉरिडोर लंबा है, असामान्य रूप से लंबा। दीवारें पास आती हुई महसूस हो रही हैं। पैरों की आवाज, ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि, जैसे कॉरिडोर खुद आवाज वापस दे रहा हो। लाइट झिलमिलाती है, परछाइयां दीवारों पर कूदती हैं। कॉरिडोर के अंत में एक छोटा आकृति। अब कोई शक नहीं, ये इंसान नहीं है। रोहन का चेहरा बदल जाता है। अचानक सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। लाल आपातकालीन लाइट जल जाती है। खून जैसे रंग में रंगा हुआ कॉरिडोर अब यह जगह नरक में बदल गई है। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे। ये घर उसे पकड़ नहीं रहा। रोहन पीछे हटता है। सांस तेज हो रही है। भागना चाहता है, लेकिन कॉरिडोर उसे जाने नहीं देगा। किरण धीरे से प्रार्थना पढ़ता है। लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। चेहरा फीका, मृत नहीं, लेकिन जीवित भी नहीं। आंखें पूरी तरह काली, बिल्कुल खाली। यह चेहरा देखने का मतलब है मौत सुनिश्चित। वह धीरे से कहती है, यह घर मेरा है। रोहन किरण का हाथ पकड़ता है। अब भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वे भागते हैं। रोहन की आंखों में उसका प्रतिबिंब दिखता है। सीढ़ियों का दरवाजा टूटकर वे अंदर जाते हैं। सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रही हैं। अंत में ये घर उन्हें छोड़ने नहीं देता। वे किसी तरह बचकर बाहर निकलते हैं और निर्णय लेते हैं कि इस घर को छोड़ देंगे। अगले दिन वे दोनों लड़के घर छोड़कर चले जाते हैं। बाद में वहां एक नया छोटा परिवार आकर रहने लगता है। अगले दिन घर में फातिमा अकेली है। नया घर, नई दीवारें, नई खामोशी। बाकी सब बाहर काम पर गए हैं। फातिमा घर साफ कर रही है। तभी खटास, गेट अपने आप खुल जाता है। फातिमा ठिठक जाती है। नजरें गेट पर टिक जाती हैं।
किसने खोला? वो बाहर देखती है, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। वो खुद ही गेट जोर से बंद कर देती है। उसी पल बगल के बंद कमरे से भयानक आवाज आती है, जैसे अंदर से कोई जोर जोर से दरवाजे पर मार रहा हो। लकड़ी कांप उठती है। ऐसा लगता है अंदर कुछ फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है। फातिमा सन्न रह जाती है, गला सूख जाता है, चीख भी नहीं निकलती। तभी गेट का हैंडल अपने आप घूमने लगता है। गेट के नीचे से एक साया सरकता हुआ निकल आता है, काला, घना। फातिमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। हॉलवे अचानक अंधेरे में डूब जाता है। फातिमा को लगता है उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, लेकिन बाहर तो दिन है, धूप, पंछियों की आवाज, घर बिल्कुल सामान्य है, पर अंदर कुछ जाग चुका है। फातिमा पौधों को पानी देती है। अचानक उसे पीछे कुछ महसूस होता है। शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो धीरे से पीछे देखती है। छत के कोने में बैठी है एक छोटी लड़की, हिलती नहीं, चुपचाप, चेहरे पर बाल गिरे हुए। उसके हाथ में एक लाल गुलाब है। लड़की धीरे से एक पंखुड़ी तोड़ देती है। वक्त जैसे थम जाता है। फातिमा की आंखें फैल जाती हैं। लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। बाल हटते हैं, आंखें खाली, मरी हुई। वो फुसफुसाकर कुछ कहती है। शब्द सुनाई नहीं देते, लेकिन डर हड्डियों के अंदर उतर जाता है। फातिमा पीछे हटती है, पैर कांपते हैं। अचानक तूफान, चारों तरफ हवा की चीख। लड़की की परछाई दीवार पर चढ़ती चली जाती है, असामान्य रूप से लंबी। एक गुलाब की पंखुड़ी जमीन पर गिरती है, रंग बिल्कुल खून जैसा। फातिमा दौड़ पड़ती है। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती चली जाती हैं, जैसे कोई अंत ही ना हो। वो पीछे मुड़कर चीखना चाहती है। अचानक सब कुछ थम जाता है। छत खाली है, लड़की गायब है, सिर्फ गुलाब, चारों तरफ बिखरी पंखुड़ियां। ये कोई फूल नहीं है, ये है एक चेतावनी। रात में फिर वही दूसरी मंजिल के फ्लैट की बालकनी में अंधेरे के बीच एक छोटी लड़की की परछाई स्थिर खड़ी दिखाई देती है। पूरा इलाका गहरे काले अंधेरे में डूब जाता है, जहां सांसों की आवाज भी भारी लगती है। अमावस्या के काले आसमान के नीचे घर के सामने लगे केले के पेड़ अजीब तरह से चमक रहे हैं, और चांद की फीकी रोशनी में दिखता छोटा बांस का पुल जैसे किसी की खामोश इंतजार का गवाह हो। बाहर घर खामोशी से खड़ा है, खिड़कियां अंधेरी हैं। पूरा घर मानो धीरे धीरे सांस ले रहा हो और इंतजार कर रहा हो। अहमद साहब धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए अंधेरी सड़क पार कर रहे हैं। चारों ओर लंबे पेड़ों की परछाइयां हैं। सामने छोटा पुल अंधेरे में लगभग गुम हो चुका है। पुल के पास आकर वे रुक जाते हैं। वहां एक आकृति खड़ी है। वे आंखें सिकोड़कर देखते हैं, वो आखिर है क्या? पुल के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है। अचानक दिखता है वह सिर कटा हुआ शरीर है। लड़की का शरीर है, लेकिन सिर नहीं। कटी हुई गर्दन से धीरे धीरे खून टपक रहा है। वह जमीन से थोड़ा ऊपर तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगती है। अहमद की सांस जैसे रुक जाती है। एक भयावह रात के बाद आती है शांत सुबह। अहमद साहब रात की घटना के बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहते। फातिमा चुपचाप तस्बीह हाथ में लिए बैठी है। उनकी आंखों में गहरी चिंता है।
फरहान जमीन पर सोए अपने छोटे भाई फैसल को देख रहा है। उसकी आंखों में सतर्कता है, कुछ तो ठीक नहीं। नींद में फैसला की पलकों में हलचल होती है, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा है। अस्पष्ट कुछ शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन उसकी आवाज अजीब है। सपने में फैसला उसी सिरकटी लड़की को देख रहा है। फरहान थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर सच्चा डर साफ दिखता है। फातिमा खामोशी से कमरे में आती है। वह फैसल के माथे पर हाथ रखती है। अचानक फैसल की आंखें खुल जाती हैं, एक पल के लिए पूरी तरह काली। उसकी मां घबराकर हाथ पीछे खींच लेती है। फैसल फिर पलक झपकाता है, आंखें सामान्य हो जाती हैं। वह धीरे से उठकर बैठता है और अपनी मां से कहता है, मैंने सपने में एक सिरकटी लड़की देखी। फातिमा और उन परिवार ये सब देखकर अब चुप नहीं रह पाते। वे तय करते हैं कि सच जानने के लिए दूसरी मंजिल के उस फ्लैट में जाकर देखेंगे कि असल में वहां क्या हो रहा है। दिन की रोशनी है, फिर भी इस कमरे के अंदर सालों पुराना अंधेरा जमा हुआ लगता है। इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। कमरे में एक चिट्ठी मिलती है, सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, हम अभी भी यहीं हैं। तारीख आज की है, मतलब वे अब भी यहीं मौजूद हों। अहमद साहब दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखते हैं। धूल पहुंचते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। वो मैं हूं, ठीक उसी पुल के सामने जहां मैं कल रात खड़ा था। अचानक तस्वीर बदल जाती है। तस्वीर के अंदर फिर से वही बिना सिर वाली लड़की और नीचे लिखा है, अगला नंबर। ठीक उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, रोशनी बुझ जाती है और अंधेरा पूरे कमरे को निकल लेता है। दूर से सुनाई देती है एक साइकिल की घंटी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी खत्म।